हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। जैसे आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल BBC स्टडी क्लासेस, यहाँ पर आपको प्रतिदिन लाइव क्लासें दी जाती हैं और आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिकल कराए, सिखाए और दिखाए जाते हैं। और साथ साथ यहाँ पर आपको लाइन बाय लाइन NCERT बुक को विस्तार पूर्वक समझाया, पढ़ाया और बताया जाता है। जो भी बच्चे मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसकी, आप चाहे आप BSc नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, एम्स की तैयारी कर रहे हो, ANM की तैयारी कर रहे हैं, JNMs की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको NCERT बुक पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिससे आपका सबसे जैसे महत्वपूर्ण है आपका बायोलॉजी, तो यहाँ पर बायोलॉजी आपको लाइन बाय लाइन हर एक चैप्टर को विस्तार पूर्वक बताए और समझाए और एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाता है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, जिससे कि जो भी आपकी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने इसके कई लेक्चर देखे होंगे, कई चैप्टर हमने एक्सप्लेन कर रखे हैं। आज हम यहाँ पर और आगे उसी के एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम क्लास 11th की बायोलॉजी पादपों में वृद्धि के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पादपों में वृद्धि के बारे में, कि पेड़ पौधों में किस प्रकार से वृद्धि होती है, किस तरह से फ्लावरिंग होती है, किस तरह से आपका उसमें फल फूल लगते हैं। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आपके फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, दो पार्ट हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज उसी के आगे हमको तीसरा पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो जैसे देखते हैं और इसके बारे में विचार करते हैं। यह हमारा पौधे का वृद्धि के बारे में, पादप वृद्धि में समिति और एपिक्स भाग, रूट्स के एपिक्स भाग और अपर भाग में हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा था कि किस प्रकार से उनमें वृद्धि होती है, वृद्धि दर किस प्रकार से नियंत्रित होती है, उसमें किस प्रकार से विभाज्योतक ऊतक होते हैं, उसमें किस प्रकार से विभाजन होता है, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। साथ साथ पत्तियों में किस प्रकार से वृद्धि होती है, वृद्धि के लिए कौन कौन सी आवश्यक दशाएं होती हैं, कौन कौन से आपके इष्टतम तापमान, वायुमंडलीय दाब, ये सब इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हमको पढ़ना है विभेदन, निर्विभेदन तथा पुनर्विभेदन, कि निर्विभेदन क्या कहलाता है, पुनर्विभेदन क्या कहलाता है और आपका विभेदन क्या कहलाए। तो इसकी चर्चा यहाँ पर आपको करनी है और इनके बारे में जानना है। तो आप लोग क्या करें, अपनी NCERT की बुक जरूर अपने सामने रख लें। इससे क्या होगा, जैसे जब भी आप भी कोई भी चीज़ें पढ़ते हैं और देखते हैं तो उसे आप अंडरलाइन जरूर करते जाएं, जिससे कि जब भी आप कोई चीज़ें पढ़ेंगे तो आप वो चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से क्या कर पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे। इसलिए आप अपनी NCERT किताब अपने सामने ज़रूर रखें और उसमें आप अपना हाइलाइटर या फिर पेंसिल, पेन जो भी लिए उसको आप लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करते जाएं और उसका आप विस्तार पूर्वक अध्ययन करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, आपका जूम कर लेते हैं और इसमें हम क्या कर लेते हैं, अपने मार्कर का यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर एक कलर यूज़ कर लेते हैं कि कलर जैसे यहाँ पर दिया गया है, मूल शिखाग्र, मूल शिखाग्र विभाज्योतक, प्ररूह शिखाग्र विभाज्योतक आने वाली कोशिकाएं और कैम्बियम विभेदन होती हैं। विशिष्ट क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए परिपक्व होती हैं। यह परिपक्वता की ओर अग्रसर होने वाली कार्यवाही विभेदन कहलाती हैं। वे अपनी कोशिका भित्ति एवं जीव द्रव्य दोनों में ही कुछ व्यापक संरचनात्मक बदलावों से गुजरती हैं। उदाहरण स्वरूप एक वाहिकीय तत्व के बनने में कोशिका अपने जीव द्रव्य को खो देती है और बाद में एक बहुत सुदृढ़ तन्यतापूर्ण लिग्नोसेल्यूलोसिक काष्ठ कोशिका सधानी द्वितीयक कोशिका भित्ति विकसित होती है, जो लंबी दूरी तक सर्वोच्च तनाव में भी जल को वहन करने के लिए उपयुक्त होता है। तो जिसके जल परिवहन, जैसे आप देखते हैं कि बहुत ऊंचाई, बहुत हाइट के आपके प्लांट होते हैं, तो उनमें पानी का
कैसे परिवहन होता होगा, तो उसमें हमने पढ़ा है कि ससंजन और असंजन बल कार्य करते हैं। कौन से बल कार्य करते हैं आपके? ससंजन और असंजन बल कार्य करते हैं, जो जल के तनाव को बनाए रखते हैं और उसमें कंटिन्यू क्या होता रहता है? जल का परिवहन होता रहता है। आप पौधों के शारीरिक की विभिन्न रचनात्मक विशेषताओं एवं उसकी संबंधी क्रियाशीलता से संबंध स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हमने पढ़ी थी कि प्लांट में आपकी कौन कौन सी सेल्स होती हैं, जैसे विभाज्योतक कोशिकाएं होती हैं, विभाज्योतक ऊतक होते हैं जो कि एपिक्स भाग और आपके लोअर एपिक्स भाग पे उपस्थित होते हैं, और साथ साथ इसमें आपकी चलनी नलिकाएं होती हैं, चलनी कोशिकाएं होती हैं, सहचर कोशिकाएं होती हैं, आपके जाइलम, मेटाफ्लोएम, ये सब होते हैं जो परिवहन में क्या करते हैं? मदद करते हैं। पौधे अन्य रोचक तथ्य दिखाते हैं। जीवित विभेदित कोशिकाएं कुछ खास परिस्थितियों में विभाजन की क्षमता पुनः प्राप्त कर सकती हैं। इस क्षमता को निर्विभेदन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अंतरापुरवाहिकी कैम्बियम एवं कार्क कैम्बियम निर्विभेदित कोशिकाओं ऊतकों के द्वारा उत्पादित कोशिका बाद में फिर से विभाजन की क्षमता खो देती है। जैसे कोशिकाएं क्या होती हैं? विभाजित होकर के द्वितीयक वृद्धि होती है। द्वितीयक वृद्धि के पश्चात इन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता लगभग क्या होती है? खत्म हो चुकी होती है। जो कि आपकी प्रारंभिक विभाज्योतक कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं में केवल क्या होता है? आपका कंटिन्यू विभाजन होता रहता है। बाकी अन्य कोशिकाओं में विभाजन क्या हो जाता है? आपका लगभग बंद हो जाता है, कि द्वितीयक जितने भी आपकी द्वितीयक कोशिकाएं बन जाती हैं आपकी, उनमें विभाजन का अभाव हो जाता है। तो और आगे देखते हैं और यहाँ पर समझते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे क्या दिया है? उत्पाद हो आप अबुर्द। अबुर्द क्या कहलाता है? जैसे कैंसर की कोशिकाएं होती हैं तो छोटी छोटी लिम्फ बन जाती, गांठें बनती, वो क्या कहलाता है? आपका एक तरह का अबुर्द कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका अबुर्द कहलाता है। का कैसे वर्णन करेंगे? और आप इस मृदुतक कोशिका को, जिसे प्रयोगशाला के नियंत्रित क्षेत्र में पादप ऊतक संवर्धन के दौरान विभाजित कराया जा रहा है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलस। अर्थात पौधे के किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग से एक नए पौधे को उत्पन्न करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? या ऊतकों के समूह को हम क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं। अनुभाग 15.11 को याद कीजिए। हमने बताया था कि पौधों में वृद्धि उन्मुक्त होती है, अर्थात यह परिमिति या अपरिमिति हो सकती है। अब हम कह सकते हैं कि पादपों में विभेदन भी उन्मुक्त होता है, क्योंकि ठीक उसी विभाज्योतक से पैदा हुआ ऊतक कोशिकीय परिपक्व वन होने पर भी विभिन्न संरचनाएं तैयार करती है। कोशिका या ऊतक की परिपक्वता के समय अधिकांश संरचना कोशिका के आंतरिक स्थान पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए शिखाग्र विभाज्योतक, जो सबसे एपिक्स भाग में होता है, पौधे के एपिक्स, तने का जो एपिक्स भाग होता है वो शिखाग्र भाग कहलाएगा। और मूल शिखाग्र जो कहलाएगा, जो जड़ का, जैसे आप कोई भी चना का बीज लें और ये कोई भी बीज यानी XYZ बीज ले, पानी में डाल दें और उसमें क्या देखते हैं आप? अंकुरण होता है। क्या होता है आपका? अंकुरण। अंकुरण जब होता है तो उसमें व्हाइट कलर का एक मूलांकुर उत्पन्न होता है, तो उसका जो सबसे अग्र भाग होता है वो एपिक्स भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका एपिक्स भाग कहलाता है। जबकि जिन्हें बाहरी वलय की ओर ढकेल दिया जाता है, बाह्य त्वचा के रूप में परिपक्व होती हैं। क्या आप उन्मुक्त विभेदन का कुछ और उदाहरण जोड़ना चाहोगे जो कोशिकीय स्थिति तथा पादप अंगों में उनके स्थान के संबंधों को दर्शाता हो? परिवर्धन दिया गया है। अब परिवर्धन क्या कहलाता है? परिवर्धन के बारे में चर्चा करेंगे कि परिवर्धन क्या कहलाएगा, संवर्धन क्या कहलाता है, वृद्धि विकास, जो इसी से संबंधित हैं ये सभी टॉपिक। अर्थात परिवर्धन मतलब किसी भी बीज का, किसी भी पुष्प का, किसी भी आपके पौधे का क्या करना? संवर्धन करना, उसे उगाना, उसे तैयार करना, डेवलप करना, ये क्या कहलाता है? आपका परिवर्धन कहलाता है। परिवर्धन वह शब्द है जिसके अंतर्गत एक जीव के जीवन चक्र में आने वाले वे सारे बदलाव शामिल होते हैं। जैसे बीज अंकुरण, किस प्रकार से बीज अंकुरण होता है, उसको किस प्रकार के एटमॉस्फेयर की रिक्वायरमेंट है, कितनी नमी की आवश्यकता है, कितने तापमान की आवश्यकता है, तो ये अंकुरण के लिए, तो इसे हम बसंतीकरण के माध्यम से पढ़ेंगे कि बसंतीकरण क्या कहलाता है।
जरा अवस्था क्या कहलाती है? जरा अवस्था मतलब उसकी अंतिम अवस्था, जो वृद्धावस्था है वो जरा अवस्था कहला जाएगी आपकी। के बीच आते हैं। चित्र 15.1 में उच्च पादपों के बारे में दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पर आपका विभाजन के बारे में दिया गया है कि जैसे सबसे पहले आपका कोशिका विभाजन तो विभाज्योतकों से हो रहा है। किससे हो रहा है? विभाज्योतकों से, जिसमें आपकी प्लाज्मोटिक वृद्धि होती है, प्लाज्मा का विकास होता है और वृद्धि करके वो क्या करता है, एक कोशिका से 2 कोशिकाओं में विभाजन के लिए मदद करता है। इसी प्रकार विभेदन जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें दीर्घीकरण होता है, वृद्धि होती है। वृद्धि होने के पश्चात परिपक्वता होती है, वो मैच्योर होते हैं और मैच्योर होने के पश्चात परिपक्व कोशिकाएं जरा अवस्था में और लास्ट में उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जैसे एक अगर हम सजीव की बात करें, किसकी बात करें? सजीव की बात करें तो सजीव में अगर हम देखें कि उसमें कैसे एक प्रकार से क्या होते हैं, पहले वो जन्म लेता है। क्या लेता है? आपका जन्म लेता है और जन्म लेकर के किस प्रकार से वो वृद्धि करता है, किस प्रकार से चलता फिरता है, बड़ा होता है और बड़े होते होते धीरे धीरे वो जरा अवस्था में आता है, वृद्धा होता है, बूढ़ा होता है और धीरे धीरे उसकी मांसपेशियां क्या होने लगती हैं, मांस जो होती है, जो त्वचा होती है वो सिकुड़ने लगती है, उसके शरीर में प्रोटीन्स की कमी होने लगती है, उसकी कार्य क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है और एक समय के पश्चात वो क्या हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, तो ये बता सकते हैं। क्या दिया है? पादप की कोशिकाओं में होने वाले परिवर्धन की क्रमिक प्रक्रियाओं को रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह ऊतकों, अवयवों, अंगों पर भी लागू होता है। पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण यह जीवन के विभिन्न चरणों में भिन्न पथों का अनुसरण करते हैं ताकि विभिन्न तरह की संरचनाओं का गठन कर सके। इस क्षमता को क्या कहते हैं? आपकी प्लास्टिसिटी कहते हैं। अर्थात ऐसे पौधे जो आपके अलग अलग अवस्थाओं पर, अलग अलग वातावरण की स्थितियों के अनुसार उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की क्या होती हैं, आपकी परिवर्तन होते हैं तथा विभिन्न विभिन्न प्रकार के पथों द्वारा उनमें क्या होता है, कार्य होता है। उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? प्लास्टोसिटी कहा जाता है, प्लास्टिसिटी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे आपका कपास का आपने प्लांट देखा, रुई जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉटन। कपास, धनिया एवं लर्क स्पर में विभिन्न आकार की पत्तियां, इन पौधों में पत्तियों का आकार किशोरावस्था एवं परिपक्वता अवस्था में भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरी तरफ बटरकप में पत्तियों का आकार वायवीय भागों में अलग होता है, जबकि विषम पर्णता का यह दृश्य प्लास्टिकता या सुघट्टता का एक उदाहरण है। तो जैसे यहाँ पर आपकी तरुण पत्तियां दी गई, किस प्रकार से होती हैं? प्रौढ़ पत्तियां दी गई हैं पार्थिव आवास में और जलीय आवास की पत्तियां, तो सब में आपका अलग अलग प्रकार से दर्शाया गया है। अब और आगे देखते हैं यहाँ पर कि जैसे क्या दिया गया है। अतः एक पौधे के जीवन में वृद्धि, विभेदन और परिवर्धन बहुत ही निकट संबंध रखने वाली घटनाएं हैं। व्यापक तौर पर परिवर्धन को वृद्धि एवं विभेदन के योग के रूप में माना जाता है। अर्थात उसमें जितना विभेदन होगा, जितना अधिक विभेदन होगा, उसमें सेल्स डेवलप होंगी और सेल्स डेवलप होकर के पौधे की उतनी ही अधिक क्या होती है? वृद्धि होती है। तो वृद्धि को किस पर निर्भर किया गया है? विभेदन पर, कि उसमें जितना अधिक विभाजन होगा, विभेदन होगा, एब्जॉर्बेशन होगा, अवशोषण होगा, जितना उसके वृद्धि आकार भार में क्या होगा, आपका वृद्धि होगी, वो क्या कहलाएगी? आपकी वृद्धि कहलाती है। ठीक है, में माना जाता है कि पौधे में परिवर्धन अर्थात वृद्धि एवं विभेदन दोनों आंतरिक एवं बाह्य कारकों से नियंत्रित हैं। आंतरिक कारकों में अकोशिकीय, अनुवांशिक तथा अंतरकोशिकीय कारक जैसे कि पादप वृद्धि नियामक रसायन शामिल होते हैं, जबकि बाह्य कारकों के अंतर्गत प्रकाश, तापक्रम, जल, ऑक्सीजन तथा पोषक आदि शामिल होते हैं। पादप वृद्धि नियामक विशेषताएं। अब पादप वृद्धि, जैसे पेड़ पौधे वृद्धि तो कर रहे हैं, अब इनको वृद्धि को नियंत्रित कौन करता है? किस प्रकार से? जैसे आपके बहुत से पौधे बौने ही रह जाते हैं, बहुत से पौधे आपके बहुत
हायर क्वांटिटी में वृद्धि करते हैं, बहुत अधिक लंबाई में वृद्धि करते हैं। तो ये किसके द्वारा संभव है, ये कैसे संभव? बहुत से आपने पुष्प देखे होंगे, बहुत विशालकाय होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, बहुत से ऐसे पुष्प होते हैं जो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। तो ये कैसे संभव है, किस प्रकार से है कि कोई पौधा इतना बड़ा हो जाता है? एक ही प्लांट में बड़ा पौधा भी खिल रहा है, एक छोटा पौधा भी, छोटा फ्लावर भी खिल रहा है। एक ही प्लांट में बड़ी लीव्स भी लग रही और छोटी लीव्स भी लग रही। एक ही प्लांट्स में हायर क्वांटिटी में बड़े आकार के फ्रूट्स लग रहे हैं और उसी प्लांट में आपके छोटे आकार के फ्रूट्स लग रहे हैं। और उसी प्लांट के चलते आपके डिफरेंट टाइप्स के उनमें क्या हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। तो वो कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। पादप वृद्धि नियामक विविध रासायनिक संगठनों वाले साधारण तथा लघु अणु होते हैं, जैसे इंडोल सम्मिश्रण, इंडोल 3 एसिटिक अम्ल IAA, एडेनिन व्युत्पन्न फर्म्यूरल, एमिनो प्यूरिन काइटिनिन कैरोटीनाइड तथा वसा अम्लों के व्युत्पन्न एसिटिक एसिड ABA, टार्पीन, जिबरेलिन, एसिड GA। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइनें हैं। गैसेस एथिलीन आदि हो सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जैसे हमने हार्मोन्स पढ़े, जिबरेलिन हार्मोन्स पढ़ा, ऑक्सीन हार्मोन्स पढ़ा, दूसरा आपने एथिलीन हार्मोन्स पढ़ा, ABA आपका एब्सिसिक अम्ल पढ़े। तो ये क्या होते हैं, वृद्धि रोधक, वृद्धि नियंत्रक और वृद्धि कारक कहलाते हैं, जो कि किसी भी पौधे में वृद्धि विकास को, वृद्धि को करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब कहाँ पर किस प्रकार से इनका उपयोग होता है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। पादप हार्मोन्स, पादप वृद्धि नियामक को पाठ्य सामग्री में पादप वृद्धि तथा तत्व पादप हार्मोन्स तथा फाइटो हार्मोन्स के नाम से वर्णित किया गया है। पादप वृद्धि नियामक PGR को व्यापक रूप से एक जीवित पौधों में उनकी कार्यशीलता के आधार पर दो समूहों में बांटा जा सकता है। PGR का एक समूह वृद्धि उन्नयन क्रियाकलापों में लगा होता है, जैसे कि कोशिका विभाजन, कोशिका प्रसार प्रतिमान। पादप वृद्धि नियामक भी कहा जाता है। जैसे आपके क्या होते हैं, ट्रॉपिक संरचनाएं हैं, अनुवर्ती संरचनाएं हैं, वृद्धि हो रही है, पुष्पासन हो रहा है, फल लग रहे हैं और उनमें बीज संरचना, इन्हें पादप वृद्धि नियामक भी कहा जाता है। जैसे कि ऑक्सीन हार्मोन्स, ऑक्सीन हार्मोन्स जो होता है वो पौधों की पार्श्व वृद्धि में, कलिकाओं में अक्ष वृद्धि को रोक करके पार्श्व वृद्धि में मदद करता है। क्या करता है, पार्श्व कलिकाओं में मदद करता है, फल फूल के लगने में मदद करता है। जिबरेलिन हार्मोन्स जो होता है वो पौधे के अक्षीय भाग को वृद्धि करने में मदद करता है, अर्थात उसके तने के अक्ष में लंबाई को क्या करता है, बढ़ाने में मदद करता है। तथा साइटोकाइनिन्स, उनके समूह के दूसरे PGR तथा दबाव के प्रति पादपों की अनुक्रिया समूह के दूसरे PGR में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही वे विभिन्न वृद्धिवाधक क्रियाकलापों जैसे प्रसूप्ति एवं विलगन में भी शामिल होते हैं। एब्सिसिक एसिड PGR इसी समूह का सदस्य है। गैसी PGR एथिलीन किसी भी समूह के साथ बैठ जाता है, लेकिन व्यापक तौर पर यह एक वृद्धिवाधक क्रियाकलापों में आता है। तो इसके बारे में देखते हैं और चर्चा करते हैं किस प्रकार से इसको बता सकते हैं आप। पादप वृद्धि नियमों की खोज। अब पादप वृद्धि नियामक जो जैसे ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोसिन्स, आपके एथिलीन, ये आपके पादप वृद्धि नियामक पदार्थ हैं जो कि पादपों की वृद्धि को नियंत्रित करने तथा उनके वृद्धि विकास को भी क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसमें ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। रोचक बात यह है कि PGR के 5 प्रमुख समूह में प्रत्येक की खोज मात्र एक संयोग है। इसकी शुरुआत चार्ल्स डार्विन और उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन के अवलोकन से हुई, जब उन्होंने देखा कि कनारी घास का प्रांकुर चोल एक पार्श्वी प्रदीपन के प्रति अनुक्रिया करता है और प्रकाश के लिए उद्गम की तरफ वृद्धि करता है। प्रयोगों की एक लंबी श्रृंखला के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रांकुर चोल की नोक संरचनीय प्रवाह की जगह जो संपूर्ण प्रांकुर चोल के मुड़ने का कारण होता है। ऑक्सीन हार्मोन्स की खोज एक FW वेंट के द्वारा
जाई के अंकुरर के प्रांकुर शिखर से की गई थी, जिसमें वैकेन फुलिस सीडलिंग धान के पौधे नवोद्भिद की बीमारी जो कि रोगजनक कवक जबरेला फ्यूजिकोराई के द्वारा होती है। ई कोरोसोवा जापानी वैज्ञानिक ने रोग रहित धान की पौधों में रोग लक्षण को बताया जब उन्होंने कवक के जीवाणुहीन निस्यंदनों फिल्ट्रेट के साथ उपचारित किया। सक्रिय तत्व की पहचान बाद में जबरेलिक अम्ल के रूप में हुई। एफ स्कूंग तथा उनके सहकर्मियों ने देखा कि तंबाकू के तने के ऑक्सीन के अलावा मीडियम में वाहिका ऊतकों के सात्व या ईस्ट सात्व या नारियल दूध या डीएनए पूरक रूप में दिया गया। उन्होंने क्या क्या लिया, आपके वाहिका ऊतकों में सात्व लिया, उसका ईस्ट सात्व लिया और नारियल का जो पानी होता है उसने वो लिया और दूध डीएनए पूरक रूप में दिए गए। मिलर एट ऑल ने 1955 में साइटोकाइनेंस को बढ़ावा देने वाले इस तत्व को पहचाना और इसका क्रिस्टलीकरण किया तथा काइनेटिन नामक नाम दिया। 1960 के मध्य में 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से 3 तरह के निरोधक का शुद्धिकरण एवं उसका रासायनिक स्वरूप प्रस्तुत किया। वे निरोधक बी विल्गन सेकेंड एवं डोरमीन हैं। बाद में ये तीनों रासायनिक रूप से समान पाए गए। इसका नामकरण एब्सिसिक अम्ल के रूप में किया गया, जिसमें एच कजिन्स ने 1910 ने यह सुनिश्चित किया कि पके हुए संतरों में निकाला हुआ एक वाष्पशील तत्व पास में रखे बिना पके हुए केलों को शीघ्रता से पकाता है। बाद में यह वाष्पशील तत्व एथिलीन के नाम से जाना गया, जो एक गैसीय पीजीआर है। आइए अब हम इन 5 तरह के पीजीआर के कार्यकी प्रभाव को अलग अलग समझते हैं और इन सभी 5 जो वृद्धि नियामक हार्मोन्स हैं इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। अब जैसे हमने पढ़ा कि ऑक्सीन हार्मोन्स है, ऑक्सीन हार्मोन्स के बाद आपका दूसरा क्या दिया है, जिबरेलिन हार्मोन्स दिया गया है। जिबरेलिन के बाद आपका क्या दिया है, साइटोकाइनेंस दिया गया है। साइटोकाइनेंस के बाद आपका एथिलीन दिया गया है और एथिलीन के बाद आपका एब्सिसिक एसिड दिया गया है। तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। 3D इमेजेस के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करने का कार्य करेंगे और आपको बेहतर से बेहतर इसको सरल बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको इतना समय दिया। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।